प्यारे बच्चों, उपयोजित लेखन विभाग में ये पहला वीडियो है पार्ट 1। इसमें हम पत्र लेखन नंबर 1, नंबर 2 गद्य आकलन, नंबर 3 कथा लेखन मराठी में ये देखेंगे। और जो दूसरे 3 हैं, चौथा, पांचवा, छठा, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, निबंध लेखन, वो पार्ट 2 के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मराठी के इस पीरियड में आपका स्वागत है। और आज हम उपयोजित लेखन ये सीखने वाले हैं। उपयोजित लेखन को लेखन विभाग भी कहते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, और इसके अलावा इसको रचना विभाग भी कहते हैं। लेखन विभाग यानी आपको जिसमें खूब लिखना है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें। अब इस उपयोजित लेखन में क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहला है पत्र लेखन, उसके बाद आता है गद्य आकलन, यानी पैराग्राफ को पढ़कर सवालात तैयार करना, क्वेश्चन तैयार करना। तीसरा है कथा लेखन, यानी कहानी लिखना। और चौथा है वृत्तांत लेखन, बातमी यानी कि न्यूज़ लिखना। और पांचवा है लेखन कौशल्य, यानी कि निबंध लेखन, मजमून लिखना। तो अब पांचों को हम लाइन से देख रहे हैं। आपने वीडियो के स्टार्ट में जो कैप्शन है वीडियो का उसमें देखा होगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका जैसे 10वीं में बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो 50 मार्क्स का ये मराठी का पेपर होता है। तो 50 मार्क्स के पेपर में उपयोजित लेखन आता है 16 मार्क्स के लिए, 16 नंबरात के लिए, लेखन विभाग या रचना विभाग। सबसे पहले इसमें 3 सवालात होते हैं। पहला प्रश्न है पत्र लिखने के बारे में, वो होता है 5 मार्क्स का। दूसरा प्रश्न आता है जिसमें जाहिरात लेखन, वृत्तांत लेखन या कथा लेखन, गोष्ठ कहानी जिसे कहते हैं, तो 3 में से कोई 2 आते हैं, 2 में से एक ही लिखना होता है। इन्हें 5 मार्क्स में 2 ऑप्शन होते हैं, जाहिरात लिखिए, वृत्तांत लिखिए, दोनों में से एक, या वृत्तांत और कहानी, दोनों में से एक। जाहिरात का मतलब होता है एडवर्टाइज, तैयार करना, आपको मालूम होगा डिज़ाइन के अंदर। दूसरा वृत्तांत, न्यूज़ बनाना है, खबर तैयार करना है, बातमी भी कहते हैं इसको, बातमी लेखन। और तीसरा है गोष्ठ। तो तीनों में से कोई एक करना होता है 5 मार्क्स के लिए। तीसरा सवाल उपयोजित लेखन में आता है निबंध लिखिए और निबंध पत्र, ये दोनों कंपलसरी होते हैं। निबंध में 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, वर्णनात्मक और एक आत्मकथन। वर्णनात्मक में किसी महापुरुष के बारे में दिया रहेगा कि उनके बारे में लिखिए, या फिर माझा आवडता सण, मेरा पसंदीदा त्यौहार, इस तरह से मजमून उसमें आता है जिसमें वर्णन करना है, वजाहत करना है किसी चीज़ की, डिटेल्स बताना है। और दूसरा आत्मकथन, मैं किताब हूँ, मी आहे एक पुस्तक, मी आहे गुलाबचा फूल। इस तरह से किसी भी चीज़ की आत्मकथा लिखना है कि मैं ऐसा, मैं का लफ्ज़ मी आहे एक फूल, मी आहे पुस्तक, इस तरह से वो खुद बात कर रही है, इस तरह से लिखना है। तो ये होता है 6 मार्क्स के लिए। तो ये 5, 5, 10 और ये 6, 16 मार्क्स के लिए उपयोजित लेखन आपको एग्ज़ाम में आता है। अब देखेंगे यहाँ पर हम उपयोजित लेखन में सबसे पहला है पत्र लेखन। पत्र लेखन में ख़त लिखना है 2 तरह से। इसमें क्या होता है कि अपने मन की भावनाएं, देखिए यहाँ पर आपल्या मनातील विचार, भावना, मते, अपनी राय, मुद्दे सूदपणे सुसंबद्ध पद्धतीने अपेक्षित व्यक्तींपर्यंत लिखित स्वरूपात, यानी उसको बोल नहीं सकते हम, कोई दूर है तो, आज तो मोबाइल फ़ोन है तो बोल भी सकते, लेकिन अगर खत लिखना है तो उसको लिखी हुई स्वरूप में
पोहोचवण्याचे उत्तम माध्यम म्हणजे पत्रलेखन आहे. अब पत्र लिखने के दो तरीके हैं, औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक, ये आपको याद रखना है। औपचारिक यानी कि जो दफ्तर में किसी ऑफिस, किसी हेडमास्टर या किसी ऑफिसर, नगर पालिका, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को लिखा जाता है, या किसी दुकान के व्यवस्थापक को लिखा जाता है, किसी बैंक के मैनेजर को लिखा जाता है, उसको कहते हैं औपचारिक पत्र, व्यवहारिक, ऑफिशियल लेटर। दूसरा है अनौपचारिक, घरगुती कौटुंबिक, यानी कुटुंब में इन्हें हमारी फैमिली में आई वडील या अपने किसी दोस्त मित्र को लिखा जाता है, उसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र। ज्ञान आयन की किताब में औपचारिक पत्र दिखाया गया किस तरह से लिखना चाहिए। इसमें कौन कौन से आते हैं? मागणी पत्र, विनंती पत्र, तक्रार, अर्ज, अर्जासाठी, स्वपरिचय, इन सब बातों का इसमें लेख आया हुआ है। तो स्वपरिचय किस तरह लिखते हैं इसका तरीका यहाँ भी दिखाया गया है। स्वपरिचय मतलब बायोडेटा। कहीं पर आप अपने जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं मराठी में, तो किस तरह उसको लिखा जाता है। ये देखिए अनौपचारिक पत्र के बारे में यहाँ पर मालूमात दी हुई है। आई वडील यानी कि अपने माँ बाप को, नातेवाईक रिश्तेदार, भाई बहन, छोटा भाई, बड़ा भाई, चाचा चाची, अंकल, मौसी वगैरह वगैरह। मित्र मैत्रीन, दोस्त और मित्र को भी जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक ही होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसमें लिखने वाले को कहते हैं राइटर या सेंडर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इसको प्रेषक भी कहते हैं, जो पेश कर रहा है। और रिसीवर को कहते हैं प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसका पैटर्न देखेंगे। अनौपचारिक पत्र का पैटर्न इस तरह है कि सबसे पहले यहाँ पर दिनांक ऊपर दिया हुआ है, इसमें नीचे आएगा, यहाँ आएगा। ये जो दिनांक है वो लिखने वाले के पता उसके नीचे आएगा। सबसे पहला देखिए यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, जो पत्र भेज रहा है उसका पता, नाम नहीं, डायरेक्ट पता लिखेंगे। जैसे बिल्डिंग नंबर 2, और ये पता लिखने की भी ज़रूरत नहीं। बिल्डिंग नंबर 2, जोगेश्वरी पूर्व, मुंबई, इस तरह से आप एड्रेस लिखेंगे। 2 लाइन 3 लाइन में आ जाना चाहिए। उसके बाद दिनांक यहाँ, अभी आप एक मिसाल देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। फिर प्रिय मित्र, दोस्त को लिख रहे हैं, अपनी बराबरी वाले को लिखेंगे तो प्रिय, छोटे को लिखेंगे तो भी प्रिय, और बड़े को लिखेंगे तो आदरणीय। ये आप एक वर्ड याद रखिए, बड़े को लिखेंगे तो आदरणीय। ये अनौपचारिक पत्र में है। फिर नमस्कार, साष्टांग नमस्कार भी, स ना वी भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी लिखेगा तो भी इसके ऊपर मार्क्स मिल जाता है। अब फिर उसके बाद जो हम मर्क्स होता है खत का मैटर, वो लिखना यहाँ से शुरू करेंगे। हम देखेंगे किस तरह से लिखा जाता है। और फिर लास्ट में बाएं हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ अपना नाम, खत लिखने वाला जो है अपना नाम लिखेगा, और अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर भी लिख सकता है। ये सब लेफ्ट हैंड साइड में ही आ रहा है, ये आपको याद रखना है। इसके एक मिसाल देखते हैं। प्रिय मुलांनो, हा दिलेला आहे प्रश्न असा आहे की तुमचा लहान भाऊ इयत्ता 9वी मध्ये पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाला आहे, पास झाला आहे, त्याला अभिनंदन पत्र लिहा। अभिनंदन का मतलब होता है मुबारकबाद। अब हम शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपना एड्रेस लिखने वाले का, 105 सागर पार्क, जोगेश्वरी पश्चिम, मुंबई, पिन कोड के साथ हमने लिखा है। पिन कोड ज़रूरी नहीं है। अगर सवाल में पिन कोड एड्रेस दिया हुआ है तो वही एड्रेस आपको यहाँ लिखना होता है। अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है प्रश्न में तो फिर आप कोई भी एड्रेस लिखो, चलेगा। दूसरी चीज़ है तारीख, दिनांक, तिथी जो है ये आपको हे लिहायला आवश्यक आहे, एड्रेस आणि डेट। अब तारीख में 11 जुलाई 2020 मैंने लिखा है, तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं, डिजिट है,
ये आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए 11 भी इंग्लिश में लिखा है, 2020 भी इंग्लिश में लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जुलाई, जिस तरह से 12 महीनों के नाम हैं आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको मराठी के सब नाम याद होना चाहिए। अब शुरू करते हैं यहाँ से। प्रिय भाव सुनील, सप्रेम नमस्कार। अब देखिए यहाँ पर लिखने की जो स्टाइल होती है वो थोड़ा सा अलग अलग हो सकती है, आप अपनी हिसाब से लिख सकते हैं। अभी मुबारकबाद है तो इस तरह से, जैसे वो कोई बहुत जोश में ख़त लिखता है, मैंने इस तरह लिखा है, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। 9वीच्या इयत्तेत सर्वात पहिला आल्याचे तुला अभिनंदन। सबसे पहला तू आया है इसलिए तुझे मुबारकबाद। तुझा पत्र मिळाला, वाचून खूब खूब आनंद मिळाले। तेरा खत पढ़कर बहुत खुशी हुई। भगवान तुला अशीच उन्नति देव। यहाँ पे दुआ की गई है कि अल्लाह ताला तुमको ऐसी ही तरक्की दे। तू आता घर सोडून वसतिगृहमध्ये राहतो। तो अपने घर से दूर हॉस्टेल में रहता है, वसतिगृह हॉस्टेल। आपल्या आरोग्याला सर्वप्रथम भान ठेव। अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखना। भान यानी के होश भी होता है, ख्याल भी होता है। जेवणे झोपणे यांचे तसेच अभ्यासाचे वेळापत्रक कायम ठेव। हर चीज़ का एक टाइम टेबल रखना, खाना सोना वगैरह वक्त पर हो, पढ़ाई भी वक्त पर हो। शिस्त राखणे हेच उन्नतीचे सूत्र असते। अभी बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है कि शिस्त यानी कि डिसिप्लिन, हर चीज़ का एक टाइम टेबल हो, डिसिप्लिन हो रखना, यही तरक्की का असली सबब है। सूत्र यानी कि सबब। तो ये यहाँ पे मैटर ख़त्म हुआ। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर बड़ा भाई जो है लिख रहा है कि आई बाबांचा तुला आशीर्वाद, आजीचा प्रेम, पत्राचा उत्तर लवकरात लवकर पाठव। इस खत का जवाब जल्द से जल्द भेजना। तुझा भाऊ अनिल। तो यहाँ पर ये हमारा अनौपचारिक पत्र ख़त्म हुआ। आपको ये याद रखना है कि अनौपचारिक पत्र में ये जो मैटर है मग्ज, ये ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, और औपचारिक पत्र में ये कम से कम होता है, बल्कि 4 या 5 लाइन में भी हो जाता है। पहला पैराग्राफ 3 लाइन का, दूसरा पैराग्राफ 2 लाइन का हो गया। लेकिन औपचारिक पत्र में जो विषय है, प्रति है, इनको ध्यान में रखना पड़ता है। अनौपचारिक पत्र में प्रति वगैरह कुछ नहीं आता है, सीधा डायरेक्ट एड्रेस, उसके बाद तारीख। किसको लिख रहे हैं? प्रिय भाव। छोटा है तो प्रिय, बड़ा है तो आदरणीय। जैसे पिताजी को लिख रहे हैं, आई वडिलांना लिहितायत तर आदरणीय बाबासाहेब। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। पत्र में दूसरा है औपचारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर। किसी अफसर को, किसी ऑफिसर, किसी अधिकारी, मुख्याध्यापक, मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी कोई स्टोर है, बुक सेलर है, लाइब्रेरी है, या किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर है, उनको जो लिखनी होती है उसको औपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें यह चीज़ ज़रूरी है कि पहले दिनांक, सबसे ऊपर दिनांक, उसके बाद प्रति। प्रति का मतलब होता है टू, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश में TO2 कहते हैं वो। उसके बाद उनका नाम या हुद्दा। हुद्दा मतलब उनकी पोस्ट क्या है, जैसे मैनेजर, व्यवस्थापक, डॉक्टर, इस तरह से। और फिर उसके ऑफिस का या दफ्तर कार्यालय का जो पत्ता है वो लिखना है। रिसीवर का, जो ख़त पढ़ने वाला होगा उसका, किसको लिख रहे हैं उसका। यहाँ पर उल्टा है औपचारिक में, अनौपचारिक की तरह नहीं। इसके बाद इसमें आता है विषय। देखिए पहले दिनांक, प्रति, उसकी पोस्ट और एड्रेस, विषय। विषय में यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। अगर लाइन ज़्यादा बढ़ गई तो फिर यहीं से, इसके लेवल में यहीं से शुरू करेंगे, और जितना हो सके उतना शॉर्ट में विषय बनाना है।
जैसे आपको लिविंग सर्टिफिकेट लेना है स्कूल से तो इस तरह लिखेंगे, LC मिळवण्याकरिता, बस LC मिळवण्याबाबत। या आपको अपने मोहल्ले की सफाई करनी है तो आप लिखेंगे एरियामध्ये, वार्डमध्ये सफाई करण्याबाबत, सफाईची व्यवस्था करण्याबाबत। इतना छोटा सा आपको लिखना होता है। इसके बाद हम अब जिससे बात कर रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं, उसको महोदय, इन इसको मुखातिब करने वाले अल्फाज हैं या आदरणीय। और फिर हम पैराग्राफ से लिखना शुरू करें। माझं नाव हे आहे, मी असा विद्यार्थी आहे, किंवा मी येथे राहतो, मुंबईला राहतो, मुंबई मलाडमध्ये राहतो आणि मला असा प्रॉब्लम है। ये सब आपको लिखना है। और लास्ट के अंदर 2 पैराग्राफ की एक लाइन आएगी, कृपया करके आप ऐसा कर दीजिए, धन्यवाद। इसकी 2 लाइन आएगी। ख़ास बात जो कहनी है वो आखिरी की 2 लाइन के पैराग्राफ में बोलनी है। इसके बाद ये मैटर हो गया आपका। और यहाँ है सेंडर का नेम, एड्रेस, ईमेल। सेंडर यानी जो ख़त लिख रहा है उसका। सबसे पहले वो लिखना ही नहीं भूलेगा, आपला विश्वासू। हेडमास्टर को, सर को लिख रहे हैं तो आपला विद्यार्थी, और बाकी सबको लिख रहे हैं तो विश्वासू लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपला विश्वासू, फिर अपना नाम लिखेंगे। और अगर हम स्कूल के लिए मंगा रहे तो अपना स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। अगर घर के लिए कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो फिर घर का एड्रेस लिखेंगे। ये बात ध्यान में रखना है। और लास्ट में अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस किस तरह डालना है वो भी मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। तर प्रिय मुलांनो, इथे आपल्याला औपचारिक पत्राचा एक नमुना दिलेला आहे। एक एक्झाम्पल आहे। हा प्रश्न आहे, जयदीप फ्लॉवर्स हा दुकानाचं नाव आहे स्टोरचा। रविवार पेठ पुणे हा त्याचा पत्ता आहे, ॲड्रेस। शाळांना मोफत फूल रोप म्हणजे झाड़े वितरण करीत आहे, यानी कि उसको बांट रहा है। तरी विद्यार्थी प्रतिनिधी, आप विद्यार्थी प्रतिनिधी हो या नात्याने शाळेकरिता रोपे मागवणारे पत्र लिहा। झाड़ अपनी स्कूल के लिए मंगवाना है, इसके लिए आप उसको पत्र लिखेंगे। तो किसको लिखना है, किसका एड्रेस है, जयदीप फ्लावर्स, रविवार पेठ, पुणे, यहाँ तक कि उसका एड्रेस। अब जो एड्रेस दिया हुआ है उसका वो ही हमको डालना है। अपना एड्रेस, लिखने वाले का एड्रेस यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसलिए लिखने वाले का एड्रेस कुछ भी डालें तो भी चलेगा। लिखना शुरू करते हैं हम। पत्र यहाँ पर स्टार्ट होता है, दिनांक 11 जुलाई 2020, 11 जुलाई 2020। प्रति, हे लिहायला विसरू नका हां। प्रति। व्यवस्थापक, ही एक स्टोर आहे, नर्सरी आहे फ्लॉवर्सची, म्हणून आपण व्यवस्थापक लिखणार। व्यवस्थापक हा शब्द तुम्हाला विसरायचा नाही आहे। कुठे लिहायचं व्यवस्थापक, कशाचा व्यवस्थापक आहे, जयदीप फ्लॉवर्सच्या या स्टोरचा तो व्यवस्थापक आहे। इकडे दिलेला आहे प्रश्नामध्ये, जयदीप फ्लॉवर्स, रविवार पेठ। व्यवस्थापक जयदीप फ्लॉवर्स, रविवार पेठ, पुणे, हा झाला त्याचा पत्ता। प्रति किसको लिख रहे हैं, उसका पोस्ट और उसका एड्रेस, वो क्या करता है और वो कहाँ रहता है। 1 2 3 4 चीज़ें हो गई। इसके बाद आता है विषय। अब क्यों लिख रहे हैं, सब्जेक्ट, शाळेसाठी फूल रोप मागविण्याबाबत, मंगवाने के लिए, ये हो गया आपका विषय। महोदय, मी सलीम शेख, लिखने वाले विद्यार्थी का नाम है यहाँ पर। मी सलीम शेख, मालाड माध्यमिक शाळा, मुंबई या शाळेत शिकत असून इस स्कूल में सीखता हूँ।
इयत्ता 10वीचा विद्यार्थी प्रतिनिधी आहोत. सध्या आमच्या शाळेत झाडे व रोपांची खूप गरज आहे. तो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी लाभदायक असते. हमारे स्कूल में जो है पेड़ों की बहुत ज़रूरत है. वो विद्यार्थियों के सेहत के लिए आरोग्यासाठी लाभदायक फ़ायदेमंद होती है. अब ये हो गया एक पैराग्राफ. दूसरा, आपल्या सेवेत असे विनंतीपूर्वक अर्ज आहे की. विनंती यहाँ पर नुक्ता आएगा, बिंदु आएगा 9 पे. विनंतीपूर्वक आपसे अर्ज है कि सुमारे तकरीबन 100 उसके जो पौधे हैं आमच्या शाळेसाठी पाठवून भेजकर उपकार करावा. धन्यवाद. ये देखिए ज़्यादा मैटर नहीं है इसमें, लेकिन जो ऊपर हमने देखा दिनांक, प्रति, विषय, वो आपको ध्यान में रखना है. धन्यवाद हो गया यहाँ तक. अब इसके नीचे जो है यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं अगले पेज पर लिखा हूँ. नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपला विश्वासू. सबसे पहले नाम सलीम शेख, विद्यार्थी प्रतिनिधि, मालाड मनपा माध्यमिक शाला, मालाड पश्चिम मुंबई. यहाँ स्कूल का एड्रेस दिया है क्योंकि हम स्कूल के लिए पौधे मंगवा रहे हैं. और लास्ट में ईमेल एड्रेस, ये उसका ईमेल एड्रेस है salimsk.malad@gmail.com. आप इस तरह से अपना कोई भी ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं. तो ये हो गया आपका औपचारिक पत्र. कमेंट में अगर जो चीज़ नहीं समझी हो वो आप लिखकर भेज सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. पत्र लेखन के बाद दूसरी चीज़ है गद्य आकलन. गद्य आकलन यानी गद्य का मतलब होता है पैराग्राफ, इबारत या सबक. आकलन उससे तैयार की जाने वाली चीज़. तो 4 सवालात तैयार करने होते हैं. प्रश्नांची रचना तयार करणे. प्रश्नांची रचना तयार करता येणे हे महत्त्वाचे भाषिक कौशल्य आहे. ये एक ज़बानी सलाहियत है. हे कौशल्य प्राप्त होण्यासाठी, ये खासियत हमारे अंदर पैदा होने के लिए गद्य आकलन या घटकाचा समावेश अभ्यासक्रमात करण्यात आला आहे. इसको शामिल किया गया है ताकि ये सलाहियत आप लोगों के अंदर पैदा हो. अब यहाँ पे सवाल इस तरह होता है की दिलेला उतारा वाचून त्यावर आधारित 5 प्रश्न तुम्हाला तयार करायचे आहे. कभी 4 आते हैं, कभी 5 आते हैं. हे 5 प्रश्न असावेत की त्यांची उत्तरे एका वाक्यात येतील. ऐसा तैयार करना है सवाल कि उसका जवाब एक ही जुमले में हो. यानी जैसे बड़े सवालात होते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए. इसकी वजाहत कीजिए, उस पर रोशनी डालिए, याचं वर्णन करा, याच्या आपल्या शब्दात त्याचे विचार लिहा. इस तरह से नहीं होता है. एक जुमला लेते हैं पैराग्राफ से और उससे एक सवाल बनाते हैं. तो यहाँ पर वो जो उतारा दिया हुआ है पैराग्राफ, उसको क्या करना है, पहले काळजीपूर्वक वाचा, अच्छी तरह से पढ़ो, विचार समझून घ्या, उसमें क्या बातें कही गई उसको समझ लो, संकल्पना समझून घ्या, उसका मकसद जान लो. मेरे ख्याल से इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि हम उसको समझ लें. अब सबसे पहला हम जब सवालात तैयार करें तो जो हम प्रश्न लिखते हैं वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए. 1 लाइन या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाइन, इससे बड़ा सवाल नहीं होना. कुछ बच्चे पैराग्राफ बना लेते हैं सवाल को ही. अब सवाल किसे कहते हैं, प्रश्न कशाला म्हणतात. ज्या वाक्यामध्ये प्रश्न चिन्ह येतो. प्रश्न चिन्ह म्हणजे असा, हे बघा, हे प्रश्न चिन्ह आहे, सवालिया निशान, इसको कहते हैं. ये आना चाहिए लास्ट में. और एक शर्त क्या है उसकी कि उसके अंदर इन अल्फाज का इस्तेमाल, ह्या शब्दांचा वापर प्रश्नामध्ये होतो. काय, कोण, कुठे, केव्हा, का, कसे. काय यानी क्या,
त्याचं नाव काय आहे, उसका नाम क्या है। त्याचा नहीं आना चाहिए सवाल में, उसका। ये सर्वनाम होता ज़मीर, नाम आना चाहिए। कौन यानी कौन, कोठे यानी कहाँ, केव्हा कब, का क्यों, उर्दू में कहते हैं क्यों, कसे किस तरह, कैसे। ये 6 शब्द आना चाहिए तभी वो प्रश्न बनता है। आपको उसमें उत्तर नहीं लिखना होता है, यहाँ पर ये नसीहतें दी हुई है कि आप जो सवाल तैयार किया है आपने उसको एक बार और पढ़े। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। तो ये है सवालात तैयार करने का तरीका। अब इसकी एक मिसाल यहाँ पर दी हुई है। उदाहरण के लिए, मिसाल के लिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है। खालील उतारा वाचा व त्याच्या आशयावर प्रश्न तयार करा। रोजचा दिवस आपल्यापुढे नवीन आव्हाने घेऊन येतो। इस जुमले पे हम सवाल बना सकते हैं। रोजचा दिवस काय घेऊन येतो। रोजचा दिवस, अब इन सब को हमने हटा दिया और लिख दिया काय, इनकी जगह पे काय घेऊन येतो, क्या लेकर आता है। रोजचा दिवस, उसका उत्तर ऐसा आएगा, रोजचा दिवस नवीन आव्हाने घेऊन येतो। उत्तर लिखना नहीं है, सिर्फ एक दिल में अपने दोहराना है कि भाई ये जवाब आ सकता है। ती आव्हाने, वो चैलेंज, पेलण्याचे सामर्थ्य, उनको पूरा करने की हैसियत अंगी बाणायचं असेल, अपने अंदर लाना है, तर स्वतःला घडवले पाहिजे। इसके लिए अपने आप को बनाना चाहिए, तैयार करना चाहिए। अब इस पे सवाल बन सकता है, इस पे 2-3 सवाल बन सकते हैं अलग अलग टाइप से। देखिए, रोजचा दिवस आपल्यापुढे नवीन आव्हाने घेऊन येतो। कोण नवीन आव्हाने घेऊन येतो। एक तो काय, दूसरा कोण। 2 तरीके से सवाल हमने इस पे तैयार किया इस जुमले पे। कोण नवीन आव्हाने घेऊन येतो रोजचा दिवस। रोजचा दिवस आपल्यापुढे काय घेऊन येतो, नवीन आव्हाने घेऊन येतो। देखिए, एक ही जुमले पे 3 सवाल बन गए, और भी बन सकते हैं। अब ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ यहाँ पर। स्वतःला घडवायचे ते कशासाठी, तर जीवनात यशस्वी होण्यासाठी। खुद को तैयार करना है, क्यों, जीवन में यशस्वी, कामयाब होने के लिए। इसके ऊपर सवाल देखिए, स्वतःला का घडवायचे, स्वतः को, खुद को क्यों बनाना है, जीवनात यशस्वी होण्यासाठी। यश म्हणजे नेमके काय, आपण जे उद्दिष्ट ठरवलेले असते ते प्राप्त करणे म्हणजे यश। जो मकसद हमने ठहराया है, उद्दिष्ट, उसको हासिल करना, यही यश है, कामयाबी है। इस तरह हम उसको थोड़ा समझते भी चले और सवाल बनाएं। अब देखिए, यहाँ पर सवाल बनाकर हमको दिए हुए हैं। पहला है, नवीन आव्हाने पेलण्यासाठी काय करावे, स्वतःला घडवावे। यश म्हणजे नेमके काय, जे उद्दिष्ट आपण ठरवले आहे ते प्राप्त होणे। गुणवत्तेची सर्वोत्तम पातळी गाठणे म्हणजे काय। देखिए, इन्होंने क्या किया, काय का इस्तेमाल किया। तो बेहतर ये है कि हर सवाल में अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल हो। पहले सवाल में काय, दूसरे में कौन, तीसरे में का, चौथे में कसे। ऐसे अगर अलग अलग सवाल बनाएंगे तो ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है और एग्जामिनर फुल मार्क्स देने की कोशिश करता है। तीसरा है कथा लेखन। कथा यानी कहानी, गोष्ट। उपयोजित लेखन प्रकारांमध्ये कथालेखन हा घटक विद्यार्थ्यांच्या सृजनशील लेखनाला वाव देणारा है। आपके अंदर जो लिखने की सलाहियत है उसको उभारने वाला है ये। कल्पना, नवनिर्मिति। कल्पना यानी ख्याल, एक ख्याली वाकया बनाना। नवनिर्मिति, खुद से कुछ तैयार करना,
स्वभाषित खुद की जबान में या वयोगटात इस उम्र में वैशिष्ट्यपूर्ण पैलू आहेत. कथा लेखनाच्या योग्य सरावाने भावी कथालेखक घडू शकतात. जो बड़े बड़े मुसन्निफ बने हैं, लेखक, वो इसी वजह से कि उन्होंने लिखते कोशिश करते रहे, तो एक दिन वो बहुत अच्छे लेखक बन गए. तो आप भी कोशिश कीजिए लिखने की. थोड़ा थोड़ा बातें जो है अपने आस पड़ोस में होने वाली, उसका एक पैराग्राफ की शक्ल में अगर आप लिखते रहे तो आप एक लेखक बन सकते हो. तो कहानी लिखना, इसके कितनी तरह से होता है. सबसे पहला, शौर्य कथा, किसी की बहादुरी की कहानी. दूसरा है विज्ञान कथा. विज्ञान कथा किसी साइंस के बारे में कोई कथा, किसने साइंस की इजाद की, जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था. बोध कथा, जिसमें नसीहत हो, सबक आमोज कथा कहते हैं उसको, कुछ सबक सीखने को मिले. ऐतिहासिक कोई तारीखी वाकया जिसमें सच्चाई हो, इसको ऐतिहासिक कथा कहते हैं. रूपक कथा, किसी की खूबियाँ बयान की गई हो. विनोदी कथा, हंसाने वाली कहानियाँ. तो कहानी लिखने में ये नहीं है कि भाई जो हुआ वही लिखना है, बल्कि हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं ताकि उसमें मज़ा पैदा हो. अब मैं अपनी तरफ से कुछ बातें आपको बताता हूँ कहानी लिखने में, जो ख़ास तौर से है कि सबसे पहले आपको उसका शीर्षक देना ज़रूरी होता है. शीर्षक यानी कि उन्वान. तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे सवाल आया अगर एग्ज़ाम में, तो आप शीर्षक के लिए ऊपर से 2-3 लाइन पहले छोड़ दो. और बोर्ड एग्ज़ाम में तो ऐसा ही तरतीब होती है कि यही कहानी का सवाल आपको पूरे पेज भर के या 2 पेज से अंदर इस्तेमाल करना हो. ऊपर से 2-3 लाइन तो छोड़नी होती ही है, नीचे से भी 2-3 लाइन छोड़नी होती है. तो शीर्षक के लिए और ज़्यादा लाइन छोड़ो. और शीर्षक जो लिखते हैं उन्वान, वो थोड़ा बड़ी साइज़ में लिखना चाहिए बीच में. यहाँ पर फिर यहाँ से पैराग्राफ से शुरू करते हैं. और हिंदी मराठी में तो आप अगर एक लाइन छोड़कर सारा पेपर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम जो उकार वगैरह बनाते हैं, ऊपर काना मात्रा बनाते हैं, तो उनके लिए जगह ज़्यादा लगती है. कभी कभी ऊपर वाला नीचे से मिल जाता है, तो कुछ नीचे वाला कुछ दूसरा लफ्ज़ बन जाता है. इसलिए और अल्फाज का ज़ख़ीरा भी आपके पास होना चाहिए. तो बहरहाल मैं बता रहा था कि कहानी लिखने में सबसे पहले तो ये है कि 3 या 4 पैराग्राफ हो. पहला पैराग्राफ जो होता है वो तमहीद, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन. खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे, एका गावात एक शेतकरी राहत होता. यानी कौन रहता था, कहाँ रहता था, कब की बात है, ये सब इंट्रोडक्शन उसमें आना चाहिए. फिर दूसरा पैराग्राफ में उसका मग़ज़ है, और आखिरी पैराग्राफ में हमें उससे क्या सीखने को मिलता है. अब कहानी जो है किस तरह से होती है, कितनी टाइप्स की, हम वो देखते हैं. कहानी के सवाल, प्रश्न किस तरह आते हैं एग्ज़ाम में. देखिए, पहला तरीका है कथा विषयांवरून कथा लेखन. कथा का विषय दिया हुआ रहेगा, उसका उन्वान दिया हुआ रहेगा, उसके ऊपर से कहानी तैयार करना. जैसे आड़शी ससा, सुस्त खरगोश, ये कहानी का नाम दिया हुआ है. इससे अपने को, आप लोगों को मालूम है ये कहानी, इसको मराठी में लिखना है. तो इस तरह से कुछ विषय आपके पास रख कर खुद से लिखने की कोशिश कीजिए और अपने टीचर से उसको चेक करवाइए. दूसरा पॉइंट है मुद्द्यांवरून कथा लेखन. पॉइंट्स दिए होते हैं डैश डैश, एक पॉइंट है फिर डैश है, फिर पॉइंट है फिर डैश, आपने किया होगा. उससे पत्र लिखना होता है, कहानी लिखना होता है, वो ज़्यादा आसान होती है. तीसरा होता है दिलेल्या शब्दांवरून कथा लेखन. दिलेल्या शब्दांवरून 3 शब्द दिए होंगे, पिशवी, पैसे, पत्ता, थैली, पैसे और उसका एड्रेस. अब 3 के ऊपर से कहानी तैयार करो. तो एक बच्चे ने बहुत अच्छा बनाया था कि एक शख्स जा रहा था, रास्ते में उसकी थैली गिर गई, वो चला गया,
उसको दवाखाने में जाना था, उसका मजबूरी थी। वहाँ जाके पता चला कि थैली गायब हो गई। बहुत दुख में वो सो गया कि वो वापस तो जा नहीं सकते। दूसरा शख्स वहाँ से गुजरा, उसको थैली मिली, उसमें से कागजात निकले, कागज़ पे पता लिखा हुआ था, पैसे भी बहुत सारे थे। उसने इस पते पर जाकर जानकारी ली, वो वहाँ तक पहुँच गया, फिर उसको जाकर उसकी अमानत दी, वो खुश हुआ और उसने उसने जो है उसको इनाम दिया। इस तरह से बहुत अच्छी कहानी लिखी थी। इस तरह से आपको तैयारी करना है। चौथा है कथेचा पूर्वार्ध देऊन उत्तरार्ध लिहिणे किंवा उत्तरार्ध देऊन पूर्वार्ध लिहिणे। आधी कहानी दी हुई है, शुरुआत की आधी कहानी दी हुई है, आपको पूरी करना है, या दरमियान से लास्ट की कहानी दी हुई है, उसका सीख सबक भी दिया हुआ है, आपको ऊपर से स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन उसका लिखना है। इस तरह से भी सवाल आता है कहानी का, तो जिस भी तरह से आए आपको उसमें हल करना है, उसकी प्रैक्टिस